शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। सप्तदश बिहार विधानसभा के अष्टम सत्र के वर्तमान सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें निर्धारित है। आय व्यय के अलावा अन्य वित्तीय कार्य, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, लगभग अच्छी अवधि में हम सब एक ही उद्देश्य के साथ जाए। यह बिहार विधानसभा तबके के लोगों के हितों के लिए काम करने का मंच है और आने वाले वर्ष के लिए जो नीति हम बना रहे हैं, समय के मूल्यवान अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, लोक महत्व के विषयों एवं प्रश्नों पर सार्थक चर्चा करें। यह संख्या बल से शक्ति दबाव दिखाना दोनों लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है। इसलिए सदन में हम शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ सहयोग कर सार्थक हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप सभी, मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग निरंतर। राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद द्वारा एक साथ समवेत उनके समय पर आया हुआ है। सुना जाए। समवेत बिहार विधानमंडल के फरवरी 2023 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में सेंट्रल चाहता हूं। फागू चौहान, राज्यपाल, पटना, दिनांक 30/1/2023। माननीय सदस्यगण, आपने बिहार के राज्यपाल महोदय का यह संदेश बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री फागू चौहान, अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथन अलेलकर हैं। अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सहसमवेत उपस्थित महिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक ला मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पश्चात पुनः इस सभावेशन में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के सेंट्रल हॉल से आकर इस ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी।
वही ना, he has to. माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित है अथवा आपसे अनुरोध की जाए। बिहार के विधानमंडल के माननीय सदस्य, मैं प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ समवेत अधिवेशन आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना भी करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। बिहार सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा भी करता हूं। आपके बहुमत एवं विमर्श से बिहार की प्रगति, राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। सरकार द्वारा अपनियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। जन कल्याणकारी आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ 6 जुलाई 2022 को किया गया। इस व्यवस्था किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे कि अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिक स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। सभी कॉल पटना स्थित कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होंगे और आवश्यकता के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध करने के लिए 15 मिनट या 20 मिनट इमरजेंसी रिस्पांस वाहन घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। इस हेतु अब तक पुलिस बल के साथ 400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं। अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की जाए तथा इसके लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 75,543 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पटना में एक बृहद समारोह का आयोजन कर 10,459 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया है। इसके अतिरिक्त के अंतर्गत पुलिस उप अधीक्षक के 91 पदों पर इस वर्ष 2022 में नियुक्ति कर ली गई है। उप अधीक्षक तथा उनसे वरीय स्तर के कुल 181 नए पदों का सृजन भी किया गया है। राज्य के सभी अधिसूचित पुलिस थाना एवं ओपी एवं अन्य पुलिस भवनों के साथ पुलिस लाइन के लिए भवन निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा सूची में शामिल करते हुए सघन अभियान के तहत भूमि की प्राप्ति एवं भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। राज्य के कुल 1263 अधिसूचित थानों एवं 471 भवनहीन थाना थे, जिसमें अब तक 421 थानों के लिए भूमि उपलब्ध कराते हुए भवन निर्माण किए गए हैं। शेष भवनहीन थानों एवं ओपी के लिए भूमि चिन्हित करते हुए भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर राज्य के
33 पुलिस लाइन के लिए भवन उपलब्ध है। शेष सभी 11 का आदेश निर्गत किया जा चुका है एवं प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। कुल मिलाकर 1875 इन भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण हेतु विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हैं। इसलिए हेतु 86 करोड़ 51 विभाग आर्थिक अपराध इकाई एवं में क्षेत्रीय वित्त भवन उपलब्ध हो जाएंगे गए हैं। इसके अतिरिक्त मंडल स्तरीय न्यायालयों में लगभग 65 करोड़ रुपयों की लागत से सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने है। इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। निश्चित करने की दिशा में कार्रवाई निगरानी विभाग के अधीनस्थ संस्थानों यथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 52 मामले, प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 29 मामले, पद के दुरुपयोग से संबंधित 3 मामले, साथ विभिन्न निगरानी न्यायालयों में समर्पित किया गया है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु विभागीय एवं जिला से जुड़े कारोबारियों चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में राज्य जिसमें साथ ही साथ इस धंधे से जुड़े निर्धन व्यक्तियों को शराब के धंधे को छोड़ने के लिए जीविकोपार्जन योजना के माध्यम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विगत 3 वर्षों से भारत लोगों के साथ रही और उन्हें हर संभव अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस, उपकरणों, दवाइयों एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वर्तमान में राज्य में कोरोना का मात्र एक सक्रिय केस, कोविड की जांच लगातार जारी है। बिहार में 10 लाख जनसंख्या पर 8,41,724 जांच की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6,65,283 है। इन सब है कि कोरोना का प्रभावी नियंत्रण हो सका है। राज्य में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक प्रथम एवं प्रिकॉशन डोज मिलाकर लगभग 72 लाख टीके दिए जा चुके हैं। बिहार अकेला राज्य है जहां कोरोना मृतक के आश्रितों को शुरू से ही 4 लाख रुपए अनुदान सरकार के निर्णय के उपरांत 50,000 रुपयों की अतिरिक्त मदद। अब तक कुल 13,106 मृतकों के आश्रितों को भुगतान हो चुका है। सरकार द्वारा पिछले बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय के तहत कार्यक्रम लागू किए। तहत हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई, हर घर तक नल का जल एवं हर घर तक पक्की गली नालियों के काम पूरा हो चुके हैं। कुछ जो भी काम बचे हैं उन पर तेजी से काम हो रहा है और संबंधित इस पर निगरानी रखे हुए हैं। बिहार में युवाओं के संचालित उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना युवाओं को रोजगार ढूंढने में, युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों का पूर्ववत चलाया जा रहा है। साथ ही पूर्व से निर्मित यथा हर घर नल का जल, हर घर तक की गली नालियों एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का मेंटेनेंस किया जा रहा है। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता कायम रखते हुए 7 निश्चय 2 कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एवं 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का चयन किया गया है। इन संस्थानों में नए एवं उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र के पाठ्यक्रमों यथा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग आदि चयन कर प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना पूर्व से लागू है। बाद यह योजना अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए भी विस्तृत है। 7 निश्चय 2 के तहत सभी वर्गों के महिलाओं के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख रुपए की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के तहत अन्य वर्गों के युवाओं के लिए भी उद्यमी योजना शुरू की गई है। 5 लाख का अनुदान एवं 5 लाख प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। अब सभी वर्गों के युवक युवतियों को इन उद्यमी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सिंचाई का पानी पहुंचाने की दिशा में एवं टोलों में बैठक कर समेकित रूप से कुल 29,952 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 6,504 करोड़ रुपए है। सभी साइट के अधिष्ठापन हेतु अब तक कुल 1,09,105 ग्रामीण वार्डों में सर्वेक्षण पूर्ण कर 14,24,516 चिन्हित किए गए हैं, जिन पर तेजी से लगाई जा रही है। राज्य की सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन होगा। प्रथम चरण में 2022 तक 2,235 पंचायतों के 30,933 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है। उपलब्धता प्रदान किए जाने के क्रम में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई-संजीवनी प्रारंभ किया गया है। राज्य के 8,517 स्वास्थ्य उपकेंद्रों से टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है, जिनके द्वारा अब तक 25 लाख से अधिक लोगों को परामर्श दिया गया है। हृदय योजना अंतर्गत कुल 1,665 बाल हृदय रोगियों की जांच की गई है, जिनमें हृदय रोग से बच्चों में से 562 बच्चों को सत्य साई अस्पताल में सफलतापूर्वक उपचार किया गया है। राज्य में सड़कों तथा पुल पुलियों का जाल बिछाया गया है। 7,000 से अधिक पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। सुगम यातायात हेतु पटना में कई फ्लाईओवरों एवं एलिवेटेड सड़कों का निर्माण किया गया है। जेपी गंगा मेडिकल कॉलेज एवं लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसे लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में लोग जेपी गंगा पथ के शेष अस्पताल से लेकर दीदारगंज तक को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय का निर्माण कराया गया है, जिसमें बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, दरभंगा में तारामंडल, पटना में पुनर्निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल एवं पटना सिटी अब पथ निर्माण एवं ग्रामीण पुल पुलियों तथा सरकारी भवनों में मेंटेनेंस का कार्य विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है। इन भवनों में एवं आधारभूत संरचना निगम, बिहार राज्य विकास निगम एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा निर्मित भवन भी शामिल हैं। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार ने शुरू से ही कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप बनाकर अनेक कार्यक्रम चलाए। गेहूं, मक्का, सब्जी एवं फल के उत्पादन तथा उत्पादकता में
पहले के मुकाबले गुणात्मक वृद्धि हुई है, जिससे ही दूध, अंडा, मछली के उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले 60,000 मीट्रिक, जहां अन्य राज्यों से मछली मंगानी पड़ती, वर्तमान में मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण का कार्य किया जा रहा है। इसी कृषि रोड मैप को तैयार करने की बैठक मैप के लिए राज्य के किसानों से सुझाव भी लिए गए। इसके लिए इसमें लगभग 5,000 किसानों ने भाग लिया। अगले चतुर्थ कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू किया जाना है। राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट सहायता के साथ साथ इसके प्रमाणीकरण के लिए बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा किसानों को निःशुल्क जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। चतुर्थ रोड मैप में जैविक खेती को व्यापक योजना बनाई जा रही है। मौसम परिवर्तन को देखते हुए 2019 से राज्य के सभी जिलों में जलवायु के शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों में कृषि विज्ञान केंद्र एवं खेतों के प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों, फसल चक्र, जीरो टिलेज खेती आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया किया गया है। छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में है बिल्कुल सीधा संबंध है, इसलिए है नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन एवं पर्याप्त राज्य में बुनियादी बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है। विज्ञान संस्थान का तथा नालंदा में राजकीय दंत शुरू से सरकार की जनजाति विकास पर बल देते हुए अनुसूचित जनजाति इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई है। पिछड़ा वर्ग सिविल बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सभी अभ्यर्थी 50,000 रुपए एवं के लिए 265 छात्र एवं छात्राओं ने लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कमजोर तबके के युवाओं रोजगार के लिए हर पंचायत में 1 लाख रुपए प्रति वाहन अनुदान के लिए है। 769 युवाओं ने रोजगार हेतु लाभ लिया है। सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा जमीनों पर बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण कराए जा रहे हैं। महिला राज्य संस्थाओं एवं नगर निकायों को निर्वाचन तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। स्थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य में स्वयं सहायता समूह गठन के लिए परियोजना शुरू की, जिसका नामकरण जीविका किया। जीविका के अंतर्गत अब तक 10 लाख समूहों का गठन किया गया है। 1,30,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। जीविका दीदियां द्वारा कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन तथा जा रहा है, जिसमें 519 पौधशाला संचालन एवं 477 पालन हेतु 264 तालाबों का आवंटन किया गया है। दीदी की रसोई के माध्यम से 62 अस्पतालों एवं 14 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सबके माध्यम से दीदियों को रोजगार, आमदनी का जरिया
एवं बचत को बढ़ावा मिल रहा है। वे अच्छे से अपने परिवार का जीवन यापन कर पा रही हैं। अब महिलाओं में जागृति आ रही है और ये स्वावलंबी बन रही है। सरकार जीविका दीदियों के विकास एवं उत्थान के लिए कटिबद्ध। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सदर अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालयों अस्पतालों में मरीजों के लिए वस्त्रों की आपूर्ति, वस्त्रों की धुलाई, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ आदि कार्य जीविका के माध्यम से कराया जाएगा। क्या मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान यहाँ आते हैं। फल्गु नदी में लोगों के स्नान हेतु साल भर पानी नहीं रहता, इसलिए सरकार द्वारा विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम बनाया गया है। गयाजी डैम किया गया है। इस वर्ष पितृपक्ष मेले में लाखों लोगों ने इसका उपयोग किया है। श्रद्धालु पिंडदान के दौरान सीता कुंड भी जाते हुए उन्हें विष्णुपद मंदिर के लिए फल्गु नदी के ऊपर मां सीता सेतु का निर्माण कराया गया है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए जीवन हरियाली अभियान के सभी अवयवों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। तालाब, पोखर, आहर पईन एवं कुओं के अतिक्रमण उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जल संसाधन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करते समय गरीब एवं गृह विहीन विस्थापित लोगों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था जल जीवन हरियाली विस्थापन के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत पेय जल के संकट वाले शहरों गया, बोध गया, राजगीर एवं नवादा के पेय जल उपलब्ध है, जिसकी कुल लागत लगभग 4,175 करोड़ रुपए है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन गंगा जल की आपूर्ति का प्रावधान है। बोध गया एवं राजगीर में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है और नवादा शहर में पेयजल इसी वर्ष उपलब्ध करा दिया जाएगा। खेलों के क्षेत्र में प्रगति के उद्देश्य से सरकार द्वारा योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कम उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें सही प्रशिक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में किया जाए। इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। बिहार सरकार के निरंतर प्रयासों से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2022 के अवसर पर खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को दोगुना करते हुए 60 करोड़ रुपए से अधिक राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। विद्यालय स्तर पर आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न खेल विधाओं के 2200 खिलाड़ियों को प्रथम बार इस योजना के अंतर्गत ये नगद राशि पुरस्कार रूप में दी गई है। विश्व के सबसे बड़े खेल प्रतिभा खोज निगजाम 2020 राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें देश के लगभग 600 जिलों से 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके माध्यम से कैंप के लिए राज्य सरकार के द्वारा विगत कई वर्षों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। इस व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल सीधे ही उच्चतर समूह के पदों यथा बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा आदि के पदों पर भी नियुक्त किया जा। बिहार
झारखंड अलग होने के बाद राज्य में हरित आवरण मात्र 9% रह गया था। इसके लिए राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए पौधारोपण पर लगातार जोर दिया जा रहा है और अब हरित आवरण बढ़कर लगभग 5 हो गया है। राज्य की अधिक आबादी एवं कम क्षेत्रफल होने के बावजूद राज्य सरकार प्रयासरत है कि राज्य में हरित आवरण कम 17% हो। राज्य में इको टूरिज्म का जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास लगातार चल रही है। इसी सिद्धांत के तहत राज्य के सभी वर्गों की बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जाति आधारित गणना का कार्य करा रही है। सभी विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव ध्यान में रखते हुए 2 जून 2022 को राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोतों से जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया और इस भी है। आपको बताते हुए राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण 21 जनवरी 2023 को पूर्ण कर लिया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है। इस जाति आधारित गणना पोर्टल एवं जाति आधारित गणना ऐप का निर्माण किया गया है। इस गणना के अधीन राज्य की सीमाओं के अंदर एवं सीमाओं भी बिहार वासियों के जातिगत आर्थिक एवं प्रवासीय स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर बनाए जाने वाली योजनाएं सभी धर्मों एवं जाति वर्गों के बिहार वासियों के आयाम खोलेगा। जाति आधारित के प्रथम चरण में जिस प्रकार से आप माननीय सदस्यगण का एवं बिहार की जनता का सहयोग मिला है, उसके लिए राज्य सरकार धन्यवाद व्यक्त करती है। दूसरे चरण में भी आप सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार के साथ विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में विधायी कार्यों के साथ साथ राज्य के सर्वांग सार्थक चर्चा होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी सत्र के संचालन में अपना महत्व देंगे। मुझे धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।
माननीय महोदय, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा करता हूं। श्री प्रेम कुमार सविशा, श्री नरेंद्र नयन यादव। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के अष्टतम गठन निम्न प्रकार करता हूं। श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा नेता मंत्री सुधार विभाग, श्री जीतन राम मांझी, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री सूर्यकांत पासवान सब तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 6 विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत अनुमान 1 बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 27/12/2022, विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 29/12/2022। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, अनुमति की तिथि, सेवा आयोग संशोधन तिथि 8/1/2023।
बिहार विनियोग अधिकाई व्यय 1989-90 विधेयक 2023। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषागार 6 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2000 सर्वेक्षण की प्रति सभा में इस पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन की सूचना मिली, हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय डॉक्टर दाऊद अली, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर दाऊद अली का जनवरी 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 63 वर्ष की थी। स्वर्गीय अली बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 हुए थे। वे लोकप्रिय चिकित्सक के साथ साथ मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति भी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय हेमेंद्र प्रताप, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री हेमंत प्रताप का निधन दिनांक 7 जनवरी 2023 को हो गया। निधन 90 वर्ष की थी। स्वर्गीय प्रताप गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 69 में बिहार विधानसभा के सदस्य। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन दिनांक 8 जनवरी 2023 को हो गया। समय उनकी आयु लगभग 90। स्वर्गीय त्रिपाठी नवंबर 2014 से अगस्त 2015 तक एवं जून 2017 से अक्टूबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्हें विधि और न्याय कार्य में विशेष अभिरुचि थी। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के एवं मिलनसार व्यक्ति भी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय शरद यादव एवं लोकसभा तथा राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री शरद यादव का निधन दिनांक 12 जनवरी 2023 को हो गया। में उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी। ये यादव मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991, 1996, 1999 और 2009 में वे वर्ष 2016 में राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वे समाजवादी विचारधारा के साथ साथ कुशल राजनीतिक एवं मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वरगत आत्मा को शांति एवं शोक दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय डॉक्टर राम कृपाल सिन्हा, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं बिहार तथा केंद्र मंत्री डॉक्टर राम कृपाल सिन्हा का निधन दिनांक 15 जनवरी 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 89। सिन्हा वर्ष अनेक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1974 में राज्यसभा के सदस्य बने तथा बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार में थे। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद।
स्वर्गीय हरिशंकर प्रसाद यादव बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य, दिनांक 21 जनवरी। निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव पूर्वी चंपारण जिला के आदापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 85 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद लोकसभा एवं विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद का 23 को हो गया। निधन के समय 94 वर्ष की थी। स्वर्गीय प्रसाद वर्ष 1962, 1967 एवं 1971 में नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1985 में सदस्य बने एवं बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। साहित्य एवं लेखन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करें। स्वर्गीय संजीव कुमार झा बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री संजीव कुमार झा का फरवरी 2023 को हो गया। आयु लगभग 53 वर्ष की थी। स्वर्गीय झा सहरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च 2005 एवं नवंबर 2005 में बिहार विधान। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग एक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की प्रार्थना करें। सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 28 फरवरी 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।